राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और प्रदेश हमारा बुलेटिन देख रहे हैं आप, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर हर अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां पर सीएम ने जोधपुर को कई सौगात दी। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के लिए 4 रथ तैयार किए गए हैं। तो साथ ही राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एक मंत्री ने सीट बदलने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा भरतपुर एक बार फिर से फायरिंग से दहल उठा और ज्वेलर पर फायरिंग के बाद गुस्साए व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। 4 खबरें बड़ी दिन भर की, जिन पर हर अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। अब खबरों को देखते हैं एक एक करके। चलिए आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के जाजपुर विधायक की जुबान फिसल गई। प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री बना रहे विधायक गोपीचंद मीणा का वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में गोपीचंद मीणा करें, नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे तीसरी बार मुख्यमंत्री। 200 विधानसभा सीटों पर जीत करके मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा की ग्रामीण मंडल की बैठक के दौरान बोलते समय जुबान फिसली। पंडेर के पास भोपाली माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो सुर्खियों में आ गया है। इस बैठक में बीजेपी पर्यवेक्षक अंगद कुमार के भी मौजूद होने की बात सामने आई। क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर हम प्रत्येक बूथ जीतेंगे निश्चित रूप से राजपुर विधानसभा भी जीतेंगे और राजस्थान विधानसभा पूरी 202 सीटें जीतने का हमारा संकल्प पूरा होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, संगठन के पदाधिकारियों से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब अभी हमारे को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस वाले इतना पड़े, ऊपर से बुलाना पड़े, अगर हम प्रत्येक बूथ जीतेंगे निश्चित रूप से राजपुर विधानसभा भी जीतेंगे और राजस्थान विधानसभा पूरी 202 सीटें जीतने का हमारा संकल्प पूरा होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, संगठन के पदाधिकारियों से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। तो वहीं अजमेर के पुष्कर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1000 करोड़ का घोटाला किया। बीजेपी संगठन की ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उधर झुंझुनू में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा नेताओं से संगठनात्मक चर्चा की। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि 2 सितंबर से 4 अलग अलग जगहों से भाजपा परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इसका समापन एक साथ जयपुर में 25 सितंबर को जयपुर के पास धानक्या गांव में होगा। इस समापन सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही राठौड़ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। के आवाम से मिलने के लिए 4 अलग अलग यात्राओं के माध्यम से 2 सितंबर से हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। 25 सितंबर को जयपुर में पंडित दीनदयाल जी के जन्मस्थल धानक्या में उसको समापन होगा। हम जिन संकल्पों के आधार पर सत्ता में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों को आह्वान कर रहे हैं, जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है, क्या उम्मीद करती है, उसके लिए एक पट्टिका के माध्यम से उन सबके सुझाव भी आमंत्रित करेंगे और उस आधार पर अपने शासन और संकल्प पत्र को आकार देंगे। तो वहीं भरतपुर शहर के अटलबंद थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सराफा व्यापारी को गोली मार दी, जिससे दहशत फैल गई। आपको बता दें कि सराफा व्यापारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। सराफा व्यापारी को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं वारदात को अंजाम देने आए 4 बदमाशों में से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा। वहीं इस घटना के बाद व्यापारी आक्रोशित हो गए और तमाम व्यापारियों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी व्यापारियों ने नारेबाजी की। पुलिस अलर्ट मोड पर है, चारों तरफ नाकाबंदी भी करवाई गई। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस की ओर से किया गया है। भरतपुर में दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी पर फायरिंग की गई है। बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है और ये सामने पंडालाल अजय कुमार शराब की जो दुकान है, इस पर फायरिंग की गई है और उसके विरोध में अब जो सराफा व्यवसायी है, शहर के प्रमुख नागरिक हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और बीच सड़क पर बैठ करके ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। इस तरह से इनका कहना है कि लगातार भरतपुर में अपराधी बेलगाम होकर के इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कल भी एक स्त्री सीटर पर फायरिंग की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी और फिलहाल जो सराफा व्यवसायी
उसका घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज जारी है। किस तरह का मामला रहा और अब क्या आगे की जो रणनीति आपकी है? राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है। केवल मंत्रियों की सुरक्षा का काम पुलिस का रह गया है। एक एक मंत्री के पीछे 3-3, 4-4 गाड़ियां पुलिस की। आज कोतवाली से 200 मीटर की दूरी पर घटना होती है और पुलिस आधे घंटे में पहुंचती है। ये शर्मनाक है। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से अपराधियों में भय व्याप्त हो, पुलिस का इकबाल कायम हो, सरकार का इकबाल कायम हो, परंतु हो नहीं रहा। दिन रात अपराध बढ़ रहा है। ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर ही इनका इलाज है। जब तक इनको इनकाउंटर नहीं किया जाएगा तब तक ये अपराध पर अंकुश नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं कि कल मर्डर हुआ है और उसके बाद में फिर आज सरेआम ये ऐसी ऐतिहासिक घटना है कि बाजार में सरेआम दुकानदार के बैठे हुए को गोली मारना, 4 आदमियों को सरेआम आना और मात्र थोड़ी दूर ही कोतवाली है। कोतवाली से 10 मिनट बाद पुलिस आई है। अगर यहाँ का व्यापारी जागृत नहीं होता तो आज वो व्यापारी आज ऊपर पहुँच गया होता। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर कार्रवाई की जो मांग है वो की जा रही है। उसके बाद ही जो बदमाशों में जो पुलिस का खौफ है वो देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू में एसीबी ने भालोट चौकी प्रभारी को ट्रैप किया है। भालोट चौकी प्रभारी रमेश कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई एएसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते भालोट चौकी प्रभारी को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं एसीबी लगातार एक्शन में देखी जा रही है। एसीबी उदयपुर की टीम ने राम सागड़ा थाने के हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र यादव को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल रिश्वत की राशि डूंगरपुर में तहसील चौराहे के पास में एक मिठाई की दुकान पर ले रहा था। आरोपी ने जमीन विवाद के केस में कार्रवाई करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन 4,000 में सौदा तय हुआ। राम सागड़ा थाना इलाके के माडा निवासी आशीष यादव ने एसीबी उदयपुर को शिकायत दी थी, जिस पर एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन करवाया। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई की गई। वहीं कल शाम को 1,000 रुपए की रिश्वत की राशि हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र यादव के क्वार्टर पर जाकर दी, जबकि बचे 3,000 रुपए आज डूंगरपुर में तहसील चौराहे के पास मिठाई की दुकान पर देने के लिए बुलाया था। आशीष ने मिठाई की दुकान पर जाकर हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र यादव को रिश्वत के 3,000 रुपए दिए। हेड कांस्टेबल ने ये रुपए लेकर जेब में डाले। दूसरी तरफ इशारा मिलते ही एसीबी की टीम पहुंची और ट्रैप कर लिया। रमेश चंद्र यादव को दबोच लिया गया। उसकी जेब से रिश्वत की रकम 3,000 रुपए एसीबी ने बरामद कर ली है। 20,000 रुपए की थी और बारी बारी से मैं जब उनके सामने गिड़गिड़ाना लगा, गिड़गिड़ाने के बाद उन्होंने फिर 10,000 की। इसके बाद कुछ समय बाद 7-8 दिन बाद फिर उन्होंने मांग की थी 4,000 रुपए और ठीक है लास्ट सौदा 4,000 में कर देते हैं बोल के उन्होंने मेरे से प्रथम 1,000 रुपए पुलिस क्वार्टर रामसागड़ा में लिए और 3,000 रुपए तहसील चौराहे में लिए। हमने कल सत्यापन 27/8 को सत्यापन की कार्रवाई कराई। दौरान सत्यापन आरोपी ने 4,000 की रिश्वत मांगी, मौके पे 1,000 रुपए ले ली। आज एसीबी ने आरोपी को 3,000 रुपए रिश्वत लेते और कल के 1,000 रुपए दोनों पैसे कुल रिश्वत राशि 4,000 लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की शय पर यमदूत बनकर दौड़ रही है बसें। निजी बस ने बाइक सवार को यहां पर टक्कर मारी। बस के टायर के नीचे बाइक सवार आ गया। भट्टों के चौराहे पर निजी बस के नीचे बाल बाइक सवार आते आते बचाए। गंगानगर चौराहे पर मौजूद रहते हैं ट्रैफिक के पुलिसकर्मी। इसके बावजूद यहां पर ओवरलोडेड बसों को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने जाने दिया है। बस के नंबर प्लेट को भी लोहे की रोड से ढका हुआ था। और फिलहाल तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। जैसे ही लोगों को पता चला, काफी तादाद में लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस आंखें मूंदे हुए हैं और यातायात व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। तो वहीं धौलपुर सदर थाना इलाके में पुरानी छावनी के पास में एक ट्रैक्टर में सवार युवक के गोली लगने का मामला सामने आया है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। इस युवक के साथ मौजूद परिजनों के मुताबिक उसे पुलिस की गोली लगी। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने गोली चलाने से ही साफ इनकार कर दिया है। धौलपुर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने गोली चलाई। इससे ट्रैक्टर सवार युवक गोली लगने से घायल हुआ। इसे इलाज के लिए अब जयपुर रेफर किया गया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने लापरवाही पूर्वक गोली चलाई और ये गोली युवक को लगी है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है।
केसरवा गरापरा से सफेद कार से गोली मारी है, ट्रैक्टर से जानकी नंदन ने। क्यों पता नहीं, हम तो चले आ रहे रोड पे। तो वहीं अगली खबर धौलपुर से, जहां पर कोतवाली थाना इलाके में रेलवे स्टेशन से लौटते समय एक युवक पर 6 बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि पीड़ित अपने भाई को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था और तभी घर लौटते समय पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों ने उसे रास्ते में रोककर सरिया और पत्थरों से जानलेवा हमला उस पर किया। तो वहीं बूंदी में हो रही बिजली कटौती और किसानों को समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलने के विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ता और किसान सड़क पर उतरे। उन्होंने डिस्कॉम एसी कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन किया, विरोध प्रकट किया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आक्रोश प्रकट किया। साथ ही उन्होंने डिस्कॉम एसी का घेराव कर चूड़ियां फेंकते हुए बिजली कटौती और किसानों को समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलने पर जमकर खरी खोटी सुनाई। उधर बीकानेर जिले के खाजवाला और छतरगढ़ तहसील को अलग कर अनूपगढ़ जिले में सम्मिलित करने का विरोध लगातार जारी है। 22वें दिन भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। जन आंदोलन पर संघर्ष समिति ने सरकार को लेकर के सद्बुद्धि देने और कांग्रेसी नेता रामेश्वर लाल डूडी के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर यह किया। संघर्ष समिति की ओर से कहा गया कि सरकारी आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सरकार जल्द मांगों का समाधान करे। और छतरगढ़ को अनूपगढ़ में शामिल कर दिया, जिसके विरोध स्वरूप निरंतर आज खाजूवाड़ा के अंदर ये 22वां दिन धरने का है। और आप जहां पंडाल में बैठे हैं, ये 22वें दिन से संपूर्ण बाजार बंद करके यहाँ आम पब्लिक है जो बैठी है। साथ ही सरकार की सद्बुद्धि के लिए और हमारे स्थानीय नेता हैं रामेश्वर जी डूडी, अस्वस्थ हैं, वो आईसीयू में हैं, तो उनकी कुशल कामना के लिए ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, वो जल्द से जल्द मतलब सकुशल होकर यहाँ हमारे बीच पधारे हैं। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी मेदांता अस्पताल में भर्ती किए जाएंगे। कल डूडी को एयरलिफ्ट कर मेदांता अस्पताल भेजा जाएगा। आज ये फैसला किया गया। रात को 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे। जोधपुर से सीधे एसएमएस अस्पताल जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी लेंगे, डॉक्टरों से विचार विमर्श करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, उनका ऑपरेशन सर्जरी जो है वो सफलतापूर्वक कर ली गई है एसएमएस में, लेकिन उनकी तबीयत में अभी सुधार नहीं देखा जा रहा है और इसी के चलते अब उन्हें एयरलिफ्ट कर मेदांता अस्पताल भेजा जाएगा दिल्ली। इसका फैसला सरकार और डॉक्टरों ने किया है। जोधपुर से सीधे एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य को लेकर के हालचाल जानेंगे, चिकित्सकों से राय मशविरा करेंगे और इसके बाद कल ये तय किया जाएगा कि आखिरकार रामेश्वर डूडी को एयरलिफ्ट कर मेदांता अस्पताल किस तरीके से भेजा जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लगातार एसएमएस अस्पताल में आज भी दिन भर रामेश्वर डूडी से मिलने वालों का तांता लगा रहा। प्रदेश भर से लोग उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो कल रामेश्वर डूडी को अटैक आया था और इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था मानसरोवर के। यहां से उन्हें एसएमएस अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि 17 mm का एक ट्यूमर था, क्लॉट था उनके मस्तिष्क में, जिसे निकाल दिया गया सर्जरी के जरिए, लेकिन अभी भी उनकी सेहत में सुधार नहीं है। इसके चलते यह फैसला किया गया कि उन्हें मेदांता अस्पताल भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता रामेश्वर डूडी अभी एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। एक दिन पहले ही ब्रेन हेमरेज के चलते उनकी सर्जरी की गई थी और अब यह फैसला किया गया कि उन्हें मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बाबूलाल, क्या अपडेट है रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य को लेकर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत चिंतित हैं और जोधपुर से अभी पहुंच रहे हैं जयपुर और सीधे एसएमएस अस्पताल जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहां पर डॉक्टरों से बात करेंगे। जो मेडिकल बोर्ड बना हुआ है उसके जो मेंबर्स है डॉक्टर, उनसे उनकी मुलाकात होगी
और फिर डूडी के स्वास्थ्य को लेकर जो ताजा अपडेट है उस पर वो चर्चा करेंगे। और सरकार ने तय कर लिया है कि डूडी को लेकर अब जो है जयपुर के बजाय उनका इलाज गुड़गांव में कराया जाना चाहिए। मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में उनको शिफ्ट कराया जाएगा। एयरलिफ्ट करके कल उनको वहां पर भिजवाया जा रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर उनसे जुड़ी हुई हेल्थ अपडेट पर पूरी निगाह रख रहे हैं। और अभी सीधे जोधपुर से वो एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पर डॉक्टरों के साथ में बैठ करके राय मशवरा करेंगे और कल डूडी को मेदांता मेडिसिटी में शिफ्ट किया जाएगा। इसके पीछे का मकसद यही है कि हायर सेंटर है, वहां पर तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और डूडी की हेल्थ को लेकर के सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। कोई रिस्क सरकार लेना नहीं चाहती और डूडी के प्रति लोगों की जो हमदर्दी है, सहानुभूति है और जो दुआएं हैं, उसको देखते हुए सरकार को यही लगता है कि डूडी रिकवर कर जाएंगे और उनकी जो जिंदगी बचेगी। क्योंकि बहुत जाने माने नेता हैं और उनकी जिंदगी न केवल अनमोल है बल्कि वो किसान समुदाय का नेतृत्व करते रहे हैं और सरकार उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जब वो बीमार हुए थे, जब उनको अटैक आया था, ब्रेन हेमरेज हुआ था, तब खुद जैसे ही वो भर्ती हुए थे तत्काल अस्पताल पहुंच गए थे। उसके बाद में बिल्कुल बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीएम अशोक गहलोत कुछ ही देर में एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे। सीधे जोधपुर से मुख्यमंत्री एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे। 10:30 बजे उनका एसएमएस अस्पताल पहुंचने को लेकर जानकारी मिल रही है। यहां पर वे रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी लेंगे। कल रामेश्वर डूडी को मेदांता अस्पताल में ले जाया जाएगा। और इसी बीच सवाई माधोपुर से खबर है, जहां पर सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा इलाके में राजस्व अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार किया और विरोध प्रदर्शन किया है। इन लोगों ने सरकार से राजस्व सेवा परिषद के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग की है और समझौते पर अमल नहीं होने के चलते एक बार फिर से कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। 4/10/2021 व 23 अप्रैल 2023 को जो हमारा समझौता हुआ था राजस्व सेवा परिषद के तहत, उसको सरकार सीएम साहब के आश्वासन के बाद भी न तो सरकार न राजस्व मंडल द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। उसके विरोध में आज समस्त प्रदेश राजस्व सेवा परिषद। तो वहीं इंजीनियर डॉक्टर बनने की चाहत में कोटा में कोचिंग कर रहे बच्चे मौत का सबसे खौफनाक तरीका चुन रहे हैं। ये संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लगभग हर महीने 2 से ज्यादा सुसाइड के केसेस सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पढ़ाई का प्रेशर और टेस्ट की टेंशन, कंपटीशन की होड़, छात्रों की जानलेवा दौड़, कोचिंग छात्र कर रहे आत्महत्या। प्रशासन का फैसला, अब कम होगा जानलेवा प्रेशर। कोटा शहर एक काले शहर में बदलता जा रहा है। यहाँ छात्रों के मौत के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार को नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने भी खुदकुशी कर ली, जिसके बाद प्रमुख शासन सचिव शिक्षा भावनी सिंह देथा ने कोचिंग संस्थानों की गाइडलाइन की पालना को लेकर बैठक की, जिसमें कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, एसपी शरद चौधरी, कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए और नई गाइडलाइन जारी की गई। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब संडे ऑफ के साथ बुधवार को हाफ डे रहेगा, फन क्लास लगेगी। कोचिंग छात्रों से हर दिन गूगल फॉर्म भरवाया जाएगा। सुसाइड की रोकथाम के लिए साइबर और पर्यटक थाने की तर्ज पर कोटा में अब स्टूडेंट्स थाना भी खोला जाएगा। इसके लिए सिटी एसपी शरद चौधरी की ओर से जल्द पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। अब ये एक्सक्लूसिवली केवल बच्चों के लिए ही खोला गया स्टूडेंट सेल। मेरी परिकल्पना है आने वाले समय में हम अति शीघ्र इसको एक स्टूडेंट थाने में परिवर्तित कर देंगे और इस संबंध में चूंकि हमें आदेशिका राज्य सरकार की चाहिए, स्वीकृति पुलिस मुख्यालय की चाहिए, ऐसा प्रस्ताव बना करके हम भेज रहे हैं कि पूरे कोटा शहर के जितने भी बच्चों के जहां भी संचालित पीजी हॉस्टल हैं, एक एक्सक्लूसिव पुलिस थाना इस संदर्भ में खोल दिया जाए जो सिर्फ बच्चों के लिए ही कार्य करे। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में गठित स्टूडेंट सेल की टीम काम कर रही है। ये टीम कोचिंग संस्थान, हॉस्टल सहित कोचिंग इलाकों में जाकर छात्रों को तनाव मुक्त करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का बीड़ा उठा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट।
तो वहीं उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान 2 और 3 सितंबर को 40वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने जा रहा है। समारोह में 7 राज्यों के निर्धन और दिव्यांग 54 जोड़े फेरे लेंगे। इससे 108 परिवारों को खुशियां मिलेंगी। उत्तर प्रदेश इस विवाह समारोह में ऐसे भी कुछ जोड़े हैं जो हाथ पैरों से दिव्यांग है, जो व्हीलचेयर या बैसाखी से चल पाते हैं। और खास बात यह है कि आयोजन का सारा खर्चा संस्थान उठाएगा। इसमें सबसे अहम बात, नारायण सेवा संस्थान द्वारा 40वां निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 2-3 सितंबर को संस्थान के बड़ी स्थित परिसर में किया जा रहा है। 54 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। ये जोड़े विभिन्न राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब आदि से हैं। और इन जोड़ों का विवाह का जो सिलसिला है वो इस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले 2 सितंबर को प्रातः 11 बजे गणपति स्थापना होगी। हमारे हिंदू विधि विधान के अनुसार 7 फेरे लिए जाएंगे। 60 पंडित जी, आचार्य जी, सह आचार्य जी एक दूसरे को साथ में 7 जन्म जीवन निभाने का संकल्प दिलवाएंगे। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।